Good morning friends, you are watching Edu Academy and today we are going to discuss the current affairs of 22 and 23rd July 2020 and this video is useful for various exams such as UPSC, SSC, CGPSC, ACF, CG Vyapam, banking exams, etc. If you like the videos, please subscribe, share the videos to others. Let's start our video. 23 जुलाई को हम जो है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाते हैं क्योंकि हमने जो है हमारे भारत में जो है पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था इस दिन पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ तो पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट जो हुआ था वो हुआ था 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से। ठीक है, कंपनी का नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो कि एक पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी थी, निजी क्षेत्र की कंपनी थी। बाद में 1930 में 1 अप्रैल को इस कंपनी को ओवरटेक कर लिया गया, गवर्नमेंट ने अधिग्रहण कर लिया, लेकिन तब भी इसका पूरा जो स्टेक था, शेयर जो थे गवर्नमेंट के पास नहीं थे। बाद में 1932 में इसको पूरी तरह से क्या कर दिया, हमारे भारत सरकार के अधीन कर दिया गया इसको, और इसके 100% स्टेक जो है गवर्नमेंट ने खरीद लिए। ठीक, तो हमारे पास जो संस्था है जो ब्रॉडकास्ट करती है वो इंडिया में हमारे पास ऑल इंडिया रेडियो है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 8 जून 1936 को इसकी स्थापना की गई। इसका जो मेन एम था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, तो ये इसका मेन उद्देश्य था, याद रखेंगे, क्योंकि भारत एक विभिन्नताओं का देश है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग रीति रिवाज इनके होते हैं देश में हमारे। इसीलिए जो है हम एक भाषा में डिस्कस नहीं कर सकते, हम एक भाषा में लोगों को समझा नहीं सकते। इसीलिए जो है ऑल इंडिया रेडियो ने क्या किया, ब्रॉडकास्ट किए थे 414 स्टेशंस, 23 अलग अलग भिन्न भाषाओं में, अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या करते हैं, इस स्टेशन से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इसीलिए ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है हमारा, कौन सा, ऑल इंडिया रेडियो। ध्यान देंगे किसका, दुनिया का। इट्स लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो है आपका लगभग जो है हमारे पास 23 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में क्या करता है, ये ब्रॉडकास्ट करता है, प्रसारण करता है अपने कार्यक्रमों का। ठीक है, चलिए। इंडिया इजराइल ने डेवलप किया है 30 सेकंड में चेक करने वाला कोरोना टेस्ट। ठीक है, तो ध्यान देना, हमारा भारत और इजराइल के बीच में कॉपरेशन ऑपरेशन एक एग्रीमेंट है। ठीक है, उसके तहत जो है इजराइल की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भारत जो है अब क्या करेगा, विद इन अ मिनट 30 सेकंड्स के भीतर जो है कोविड-19 का जो है पता लगा लेगा टेस्ट का। ठीक है, तो इस टेस्ट के लिए जो है इजराइल से क्या आएंगे, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स आएंगे, जो कि क्या करेंगे, अलग अलग फेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में टेस्टिंग की जाएगी भारत में। ठीक है, कुछ टेस्ट जो है इजराइल में किए जा चुके हैं और बच्चे वाले जो टेस्ट है वो इंडिया में लोगों पर बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ पीपल पे किए जाएंगे, बहुत लोगों पे किए जाएंगे। ठीक, तो जो 4 टेस्ट है उसमें सबसे पहला टेस्ट है, उसका नाम है ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट, दूसरा हमारे पास है वॉइस टेस्ट, तीसरा है आइसोथर्मल टेस्ट और चौथा है पॉली अमीनो एसिड टेस्ट। जैसे कि हम जानते हैं ये जो चारों टेस्ट है 1 सेकंड के अंदर, या हम बोल सकते हैं इसको 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर जो हमारे पास ये बता देंगे कि किसी व्यक्ति को जो है कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, इंडिया का जो पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम जो है उसको जो है लॉन्च कर दिया गया है। इसको लॉन्च किया गया है भारत की पहली जो है प्राइवेट जो फर्म है जिसका नाम है डिजियंत्रा। ठीक है, इसने डेवलप किया है और ये जो पूरी ये वर्क करेगी LIDAR सिस्टम पे, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। और क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं इसरो ने जो है, भारत की सरकार ने जो है इसरो में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी कंपनियों को बुलाया है, तो उसमें जो पहली स्टार्टअप कंपनी है इसका नाम है डिजियंत्रा, इसको जो है हमने क्या है ग्रांट भी मिला 25 लाख का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डिजियंत्रा है ये पहली कंपनी बन गई है, ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसने क्या किया है, इसरो के साथ मिल करके जो है स्पेस स्टार्टअप जो है उसको स्टार्ट किया है। ठीक है, अब डेब्रिस का मतलब क्या होता है, डेब्रिस का मतलब वो होता है ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है, जहाँ मलबा दबा पड़ा होता है। ठीक है, ध्यान देगा, मलबा दबा होता है एक्सीडेंट्स का। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं जब सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं तो बहुत सारे जो पार्ट्स है वो आपके स्पेस में नहीं जाते, वो वापस आ जाते हैं हमारे पास पृथ्वी पे वापस। तो वो जगह जहाँ पे होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेब्री है। तो ये जो सैटेलाइट है, ये जो हमारे पास डिजियंत्र भेजने वाला है, वो क्या करेगा, उन डेब्रिस की सर्विलेंस करेगा, देख रेख करेगा। ठीक, नेक्स्ट, चाइना ने लॉन्च किया अपना पहला मार्स प्रोब, मतलब मंगल पर जो है पहला जो प्रोब है वो चाइना ने भेजा है 23 जुलाई को। तो इसका नाम रखा है तियानवेन-1। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया हमारा वेनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से। ठीक है, तो क्योंकि जानते हैं जैसे कि चाइना ने इससे पहले भी बहुत बार प्रोब भेजा है। 2011 में यांग हुआ 1 भेजा था, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल हुआ है।
ठीक है। दूसरी चीज़ जान लीजिएगा, अगर तिहान-1 की बात करें तो ये जो है लगभग 7 महीने जो क्रॉस करके पार करके जो है आपका 400 मिलियन किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी से दूर जाएगा। और इसके जो 3 पार्ट्स हैं, आपके पास ऑर्बिटर है, लैंडर है, रोवर है। ये ऑर्बिटर जो ये होंगे, और ऑर्बिटर का जो काम होगा मार्शियन ऑर्बिट को चक्कर लगा के वो इसको क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा। साथ ही साथ ये रिले सिग्नल्स को भेजेगा। और रोवर जो होता है 6 चपहिया वाला रोवर है, 4 सोलर पैनल लगे हैं, इसका 200 किलो वजन है। और ये रोवर का काम जो काम करने की क्षमता होती है 3 महीने तक ये आपका जो है प्लैनेट में काम करता रहेगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या, इसके पास ऑर्बिटर भी है जो ऑर्बिट का चक्कर लगाएगा, लैंडर उस पर उतरेगा और रोवर उसमें से निकल कर जो होगा उसकी सतह जो होती है, उसकी जो सरफेस होगा, रॉक्स होंगे, उसको क्या करेगा, बताएगा किससे किसे वहाँ पे है। ठीक। तो मेन जो ये तियानवेन स्पेसक्राफ्ट भेजा जा रहा है उसके 3 ऑब्जेक्टिव जो है क्या क्या है, तो ध्यान देना ये जो है हमारा मंगल ग्रह को हम क्या बोलते हैं, लाल प्लैनेट भी कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये जो इसको ऑब्जर्वेशन करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हम रोवर भेजने वाले हैं वो मार्स की जो मिट्टी होगी, मृदा होगी, उसको क्या करेगा, देखेगा। तीसरी चीज़ इसका काम जो रहेगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा क्या, स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, सॉइल एंड वाटर ऑफ मार्स, मतलब पृथ्वी की संरचना, पानी है कि नहीं वहाँ पे देखेगा, मार्स पे ये देखेगा। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे देखेंगे यूएसए है, रशिया है, इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है, सक्सेसफुली क्या किया, मार्स में मिशन भेजा है। और भारत जो है एशिया में एक पहला ऐसा कंट्री बन गया जिसने मार्स पे मिशन भेजा था, जिसका नाम था मंगलयान। UNEP और IEA, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और दूसरा है हमारे पास इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट ऑन कूलिंग इमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ किगाली अमेंडमेंट। अब बात आती है ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या बताया गया है, क्यों लाई गई है। जैसे कि हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका टेम्परेचर क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती जा रही है दिन ब दिन। तो इसीलिए जो है हमको ज़रूरत पड़ेगी कि इसके लिए ठंडे जो डिवाइसेस है, कूलिंग डिवाइसेस है, अप्लायंसेस, उनका यूज़ करने, जैसे कि AC है, रेफ्रिजरेटर है। पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास फूड सेफ्टी, फूड जो होता है इसको प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए भी हमारे पास रेफ्रिजरेटर, कूलिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तीसरी चीज़, घर में हमें गर्मी के समय क्या होता है, ठंडे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। चौथी चीज़, हमारे पास मेडिसिन है, इनको भी स्टोर किया जाता है, वैक्सीन है उनको भी स्टोर किया जाता है कि ठंडे जगह पे, इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी ये जो है कूलिंग अप्लायंसेस इस्तेमाल किया जाता है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर जो है 2050 तक 14 बिलियन जो है कूलिंग अप्लायंसेस की ज़रूरत हमको पड़ेगी। और एक हमारे पास एक एग्रीमेंट हुआ था, मॉन्ट्रियल जगह का नाम था, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको साइन किया गया था 2016 में किगाली में। इस किगाली में ये बोला गया था कि जो है कम से कम क्या करेंगे, हम हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। तो यहाँ पे जो टोटल 99 मेंबर्स है और यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। ठीक। तो इस रिपोर्ट को देखते हुए भारत ने भी जो है कुछ चीज़ें मेंशन की है। हमारा जो प्रोडक्शन है एयर कंडीशनर का 13% जो है आपका क्या हुआ, बड़ा है 2010 से। ठीक है। दूसरी चीज़, डिमांड ऑफ एयर कंडीशनर जो है एक्सपेक्टेड टू बी ग्रो बाय 15% पर ईयर बिटवीन 2017 से 27, मतलब 2017 से लेकर 27 के बीच में हमारा जो AC जो है एयर कंडीशनर जो इस्तेमाल करने का जो रेट है वो 15% से बढ़ेगा, ये बोला गया है। तीसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जो हमारा है हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 24 डिग्री सेल्सियस डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर रखने की बात की ACs के लिए, दुकानदारों के लिए। 22 जुलाई 2020 को डिप्टी कमिश्नर जो है मुंबई कस्टम के, जिनका नाम है सेहिल सेठ, इनको अपॉइंट किया गया है एडवाइज़र। स्टीयरिंग कमेटी का एक कमेटी बनी है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, जिसमें जो है इनको क्या किया गया है, एडवाइज़र बनाया गया है। ठीक। दूसरी चीज़, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इसको मिलाकर के टोटल जो 5 कंट्रीज है इनको बोला जाता है ब्रिक्स नेशन कहा जाता है। और ये जो है 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट करते हैं और 23% जो है वर्ल्ड GDP का और 18% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड का। दुनिया में जितना भी व्यापार होता है ये जो है 5 देशों जो है हमारे 18% जो है कंट्रीब्यूशन करते हैं क्या, आपका वैश्विक व्यापार में या वर्ल्ड ट्रेड में। ठीक है। तो आप याद रखेंगे ब्रिक्स के देश कितने हैं, आपका इनका GDP में कंट्रीब्यूशन कितना है, लगभग जो है आपका 23% GDP में कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, जिसके जो मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। इन्होंने एक मीटिंग में अनाउंस किया कि N95 मास्क जो है जिसमें वाल्व लगे होते हैं वो आपका कोरोना-19 के जो वायरस है उसको स्प्रेड होने से नहीं बचा सकते। ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं N95 मास्क होता क्या है। N95 मास्क जैसे कि हम जानते हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है फेस के लिए।
ठीक है। N95 जो मास्क होता है वो फिल्टर करता है लेस देन 300 नैनोमीटर्स पार्टिकल साइज़, ठीक है। दूसरी चीज़ जाने, ये साइज़ होता है पार्टिकल का कोरोना वायरस का, वो होता है 65 टू 125 नैनोमीटर का, ठीक है। तो ये जो फ़िल्टर हम नहीं कर सकते इससे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये मास्क है क्या करता है, हमारा जितने पर्टिकुलेट मैटर होते हैं जिनका साइज़ 300 नैनोमीटर से कम होता है उसको ही ये क्या करता है, फ़िल्टर करता है, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस को फ़िल्टर नहीं करता, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात आती है रेलवेज़ की। हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे जो यूनियन बनी है रेलवेज़ की, इसको बोलते हैं IUR, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़। तो इसके जो चेयरमैन है इनका नाम है श्री विनोद कुमार यादव जी है। इन्होंने जो है नॉमिनेट किया कि इसको वाइस चेयरमैन के रूप में अरुण कुमार को 22 जुलाई 2020 को। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इंडियन रेलवे तो है ही, लेकिन जब ये इंडियन रेलवे इंडिया में काम करती है, जब हमें बाहर विदेशों में काम करना है या भारत से किसी विदेश को रेल लिंक से जोड़ना है तो हमारे पास होती है इंटरनेशनल यूनियन होती है रेलवेज़ की, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जिस स्तर पर जो है रेलवे का जो काम करती है वो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इंटरनेशनल यूनियन है। इसके जो वाइस चेयरमैन बनाया गया किसको, अरुण कुमार जी को, ये बिल्कुल याद रखेंगे। तो इंटरनेशनल यूनियन जो होता है इनका काम होता है क्या, सेफ्टी प्रोवाइड करना, मेंटेनेंस करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना रेलवेज़ को इंटरनेशनल लेवल पे। अगली न्यूज़ जो है हमारे एक फ़िल्म जगत की हंसी से लेन देन रखती है जिसका नाम है सोनू सूद जी, ठीक है। सोनू सूद जो है एक एक्टर के रूप में काम करते हैं आपकी इंडस्ट्री में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो एक ऐप बनाया है जिसका नाम है प्रवासी रोज़गार ऐप। जैसे कि हम जानते हैं ये जो बंदा है सोनू सूद जो है, इन्होंने बहुत सारे मज़दूर जो थे उनको क्या है घर भेजने के लिए काम किया था बसेस के थ्रू, कहाँ पे, आपका कोविड के दौरान। तो ये ध्यान देंगे, ये इन्होंने लॉन्च किया प्रवासी रोज़गार ऐप। इस ऐप में जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयर भी होंगे और एम्प्लॉयज़ भी होंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो रोज़गार ढूंढेंगे वो लोग भी होंगे, उनको जो है जॉब मिलेगी और साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है उसके लिए भी स्टार्ट किया गया है इस ऐप के थ्रू। और इसमें एक टोल फ्री नंबर दिया गया है जो 24/7 जो है काम करेगा। इसमें लगभग 500 कंपनियाँ जो है रजिस्टर्ड है, जिसमें कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, BPO और इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स जो कंपनियाँ हैं रोज़गार देंगी मज़दूरों को, और जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको भी आपको रोज़गार यहाँ पे प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपका वृक्षारोपण अभियान जो है इसको लॉन्च किया है आपके होम मिनिस्टर साहब ने। होम मिनिस्टर साहब को आने वाले अमित शाह जी है। 23 जुलाई 2020 को इन्होंने लॉन्च किया है वृक्षारोपण अभियान। इस ध्यान दीजिएगा, ये जो अभियान है आपका 130 लोकेशंस पे, अलग अलग जगहों पे 38 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका चलेगा। और गोइंग ग्रीन इसका जो कैंपेन का नाम हम बोल सकते हैं, गोइंग ग्रीन भी है, ठीक है। तो इस वृक्षारोपण अभियान के अंदर ध्यान दीजिएगा, ये इंप्लीमेंट कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोल करेगी। इस स्कीम के अंदर जो है जो भी हमारे माइंस होंगी, खदानें होंगी, ऑफिस होंगी, कॉलोनीज़ होगी, वहाँ पे जो है क्या करेंगे, हम पौधों का वृक्षारोपण करेंगे। और गोइंग ग्रीन इसका जो है इज़ द थर्स्ट एरिया ऑफ द कोल सेक्टर। जैसे कि जानते हैं जो कोयला सेक्टर जो है आपका कोल उत्पादन जहाँ से होता है माइन से, वो आपका हरा भरा नहीं होता है। तो उसको हरा भरा रखने के लिए जो है ये योजना लॉन्च की गई है, वृक्षारोपण अभियान बोलते हैं इसे हम, ठीक है। तो गो ग्रीन या गोइंग ग्रीन कैंपेन भी इसका नाम हम बोल सकते हैं, ठीक। अब बात आती है 17 साल की छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ये स्वीडन से बिलोंग करती है। ये हमारी एनवायरनमेंट कैंपेनर है, हमारे प्रकृति को, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम करने वाली एक लड़की है। इसको जो है आपको गुलबेनकियन प्राइज़ दिया गया है ह्यूमैनिटी के लिए। और दूसरी चीज़ जानिएगा, ये फाउंडर भी है स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट की। और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो है हमारी क्या है, एक एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ भी है, ठीक है। तो इनको जो है अवार्ड दिया गया है, क्या आपका जो अवार्ड दिया गया है, और इन्होंने इस अवार्ड को क्या कर दिया, एनवायरमेंटल ग्रुप को क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये फ़ोटो आपको दिख रही होगी, ये 17 साल की बच्ची की है। गुलबेनकियन प्राइज़ जो है ह्यूमैनिटी के लिए जाता है, ठीक है। और इस प्राइज़ में ध्यान दीजिएगा 1 मिलियन यूरोस होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं यूरो जो है हमारी यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, यूरोपियन देशों की करेंसी है, ठीक है। तो इन्होंने जो है क्या किया है, इस 1 मिलियन यूरोस को जो है क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है। किसको, एक एनवायरमेंटल जो एजेंसी है उनको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इनको जो है टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2019 में चुना गया था। साथ ही साथ इनको ध्यान दीजिएगा, इनको जो है नॉमिनेट किया गया है 2 बार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। कौन, ग्रेटा थनबर्ग। इनको कौन सा प्राइज़ दिया गया, अभी गुलबेनकियन प्राइज़ दिया गया। इन्होंने डोनेट कर दिया इस प्राइज़ के 1 मिलियन यूरोस को,
ठीक है। अगला जो है काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है कितना 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का। क्रिटिकलिटी का मतलब होता है प्रोडक्शन स्टार्ट करना। जैसे कि हम जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो वर्क करता है दो प्रक्रियाओं पे, एक है न्यूक्लियर फिजन, एक है न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे ये जो है काकरापार का जो एटॉमिक पावर प्लांट है उसने तीसरा यूनिट जो है 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है तापी डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के क्या कर दिया है, स्टार्ट किया है, ठीक। तो ये हमारा पूरी तरीके से कैसा है, भारत में बना हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। और अभी तक जो हमारे पास थे पहले जो प्रोजेक्ट थे एटॉमिक पावर प्लांट थे जो 220 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे वो कनाडा के हेल्प से बने हुए थे, लेकिन ये जो तीसरा बना है हमारा स्वदेशी है, भारत का है खुद का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये जो है आज का जो है सबसे बड़ा जो है इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट बन गया है। इससे पहले जो था हमारा तारापुर महाराष्ट्र का था 540 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियोज़। Thank you for watching the video.